नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कमलेश्वर गौर रचित जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पढ़ रहे थे और जिसमें हमने पढ़ा कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन में भारत में उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारी की जा रही थी। राजधानी को पूरी तरह से सजाया गया था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय सरकारी तंत्र के सामने एक समस्या थी और वो ये थी कि इंडिया गेट के सामने स्थित जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी, जो कि जब वह बनाई गई थी उसी समय भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा उस नाक को काट दिया गया था। अब जब रानी भारत पधार रही थी और एक अंग्रेज की मूर्ति पर नाक नहीं थी, तो इसमें रानी के सम्मान की बजाय अपमान निहित था और रानी का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवासियों का भी अपमान था। इसलिए भारतीय सरकारी तंत्र के द्वारा मूर्ति पर नाक लगाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं और मूर्ति पर नाक लगवाने हेतु उनके द्वारा मूर्तिकार को बुलवाया जाता है। मूर्तिकार मूर्ति पर नाक लगाने का आश्वासन देता है, लेकिन उसके द्वारा ये कहा जाता है कि उन फाइलों में यह ढूंढा जाए कि मूर्ति किस पत्थर की बनी हुई है, यानी कि जब मूर्ति बनाई गई तो इसका पत्थर किस पर्वत से लाया गया था। इसके लिए फाइलों में अवश्य लेखा जोखा होगा और उनमें से इसे ढूंढा जाए, लेकिन फाइलों में इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं था। मूर्तिकार तब भी मूर्ति पर नाक लगाने के लिए आश्वासन देते हुए कहता है कि अगर फाइलों में इसका जिक्र नहीं है तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भारत के हर पर्वत पर जाऊंगा और इस तरह के पत्थर की तलाश करूंगा। तब मूर्तिकार भारत के प्रत्येक पर्वत पर जाता है और मूर्ति जैसे पत्थर की तलाश करता है, लेकिन भारत के किसी भी पर्वत पर वैसा पत्थर नहीं मिलता है जैसा मूर्ति में लगा हुआ था। इससे मूर्तिकार परेशान हो जाता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए भारतीय सरकारी तंत्र के द्वारा प्रयत्न किए जाते हैं और मूर्तिकार अपने द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए मूर्ति पर नाक लगाने हेतु किस प्रकार प्रयत्न करता है, जो इस प्रकार है। इस नाक की भी एक काफी लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने अनेक प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। इन बहसों से अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस केवल इस बात पर हो रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ नाक हटाने के पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले लोगों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन जोरों से चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। किसी की क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह अनेक ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में रखवा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी हुए। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छिपकर युद्ध करना। तो लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में बताया है कि उसकी एक लंबी दास्तान है, उसकी एक लंबी कहानी है। और क्या कहानी है कि जब जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित की गई थी, उस समय कुछ लोग उसके विपक्ष में थे, और जो लोग उसके विपक्ष में थे वे नहीं चाहते थे कि भाई भारत में एक अंग्रेज का सम्मान किया जाए, इसलिए उन्होंने उसकी नाक को काट दिया था। और हालांकि उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस सुरक्षा के बावजूद भी उनके द्वारा उस नाक को काट दिया गया था। और उसके लिए यानी कि इस तरह की अनेक शाही लाटें पहले भी भारत में जगह जगह पर मौजूद थी। उन लाटों के लिए अनेक छापेमार युद्ध हुए थे। उसी जमाने में एक हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और मूर्ति की नाक
गायब हो गई। यानी कि उसी जमाने में ये हादसा हुआ कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति भारत में स्थापित थी, उसकी नाक भी भारतीयों के द्वारा, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा आवेश में आकर के काट दिया गया। उसको भी उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक को उसका अपमान करने के लिए काटा था। रानी आए और नाक न हो। एकाएक परेशानी बढ़ गई। बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और इस मुद्दे पर मशविरा किया गया कि क्या किया जाए। इस बात पर वहां सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रहेगी। यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जब इंग्लैंड की महारानी भारत पधार रही थी और उस समय जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी, तो वो सबके लिए अपमान की बात थी। इसलिए भारतीय जो लोग सरकार चलाते हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें सलाह मशविरा हुआ और ये निर्णय हुआ कि अगर मूर्ति पर नाक नहीं रही तो हम सबकी नाक कट जाएगी। उच्च स्तर पर मशविरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह निश्चय किया गया कि हर हालत में नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। यानी कि जब देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई और उनमें यह निर्णय लिया गया उनके द्वारा कि भाई जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक का होना बहुत ही जरूरी है, और जब ऐसा निश्चित हो गया तो उसी समय देश के एक कलाकार को दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर उन दिनों जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर। उनमें से कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। बदहवास का मतलब होता है परेशान। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यानी जैसे ही मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया जाता है, मूर्तिकार ने जब वहां मौजूद उन लोगों के चेहरे देखे तो वह खुद हैरान हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। यानी कि सबके चेहरे उदास थे, परेशान थे और लटके हुए थे। और उनमें से एक ने कहा कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और उत्तर दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह मूर्ति कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से आया था। यानी मूर्तिकार ने हुक्कामों से कहा कि भाई मूर्ति पर नाक तो लगा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मूर्ति कब बनाई गई थी और इसका पत्थर कहां से आया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह सब बताने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन कर इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गई। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरने से आश ये है कि जो प्राचीन फाइलें थी, जो पुरानी फाइलें थी, उन सब में इस बात की जानकारी को ढूंढा गया कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी वो कब बनी थी और उसका पत्थर कहां से मंगवाया गया था। लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए यह बयान किया, सर मेरी खता माफ हो। खता का मतलब होता है भूल। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इसमें सरकारी जो कार्य प्रणाली है उस पर लेखक ने व्यंग्य किया है कि फाइलों में कोई लेखा जोखा नहीं था और क्लर्क ने हाथ जोड़ते हुए यानी माफी मांगते हुए अपनी जो गलती थी उन सब गलतियों को छिपा लिया। हुक्कामों के चेहरों पर पुनः उदासी के बादल छा गए। अब उदासी इसलिए छा गई कि पता नहीं चला कि मूर्ति कब बनी थी, उसका पत्थर कहां से लाया गया था, तो मूर्ति पर नाक लगाने वाला मसला कैसे हल होगा। इस बात को सोच करके उनके चेहरे पर फिर उदासी छा जाती है। एक खास कमेटी गठित की गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और उसकी नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार का मतलब होता है कार्यभार।
यानी कि अब एक कमेटी बनाई गई जॉर्ज पंचम की नाक लगवाने के लिए और उसको ये काम सौंपते हुए कहा गया कि भाई नाक तो लगवानी ही है और इस काम की जिम्मेदारी आप पर है। मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया और आखिरकार उसने मसला हल कर दिया। उसने कहा पत्थर की किस्म का ठीक से पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, क्या ऐसी कोई चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत है तो बस खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। इस मेहनत का फल भी हमें मिलेगा और आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यानी कि सभापति ने, मूर्तिकार ने जब सभापति से कहा कि भाई कोई बात नहीं, अगर इसके बारे में कोई जानकारी या फाइलों में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैं भारत के हर पर्वत पर जाऊंगा और ऐसे पत्थर को ढूंढूंगा और उससे इसकी नाक लगा दूंगा। तो इससे जो सभापति है वो खुश होता है और कहता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम कर नहीं सके, या ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भारत में नहीं मिलती हो। यह छोटा सा भाषण तुरंत अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के विभिन्न पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। मुंह लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब जो मूर्तिकार है यानी मूर्ति जैसे पत्थर की तलाश में निकल पड़ता है। वह भारत के प्रत्येक पर्वत पर जाता है, पत्थरों की खानों में जाता है, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं मिलता जैसा जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगा हुआ था। वह परेशान होकर के, उदास होकर लौटता है और कहता है कि मैंने देश का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं भी ऐसा पत्थर मुझे नहीं मिला जो इस मूर्ति में लगा हुआ है, क्योंकि पत्थर विदेशी था।